बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। पहली खबर इस्लामाबाद से शामिल करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक नया बेंच तश्कील दिया है। 6 रुकनी बेंच को देखते हैं तो तमाम मामलात अयां होते हुए नज़र आते हैं। बड़ा ही फरमाइशी किस्म का माजरत के साथ ये बेंच नज़र आ रहा है, जिसमें कोई ऐसा नाम शामिल नहीं जिनकी इंसानी हकूक, सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर किसी किस्म की कोई पहले आपको राय नज़र आती है। इस बेंच के अंदर काजी फाइज ईसा साहब का तो नामो निशान नज़र नहीं आता, ना आना था, हमें पहले से पता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके नाम भी हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। इससे सिचुएशन वाज़ेह है कि होने क्या जा रहा है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि इस टाइम 105 के करीब, 103 भी कहा जाता है लेकिन हतमी मेरा ख्याल नंबर 105 है, 105 के करीब लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई हो रहे हैं। बहुत सारों के बारे में तो कहा गया है कि ट्रायल उनका मुकम्मल कर लिया गया है। ये 9 मई से रिलेटेड तमाम लोग हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंडर ट्रायल हैं। इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर के महीने में पिछले साल ये फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कोई भी सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन, जिनको बाद में इस्तीफ़ा, जिनसे ज़बरदस्ती लिया गया था, मजबूर किया गया था या ऐसे हालात पैदा किए गए थे कि उन्होंने इस्तीफ़ा देकर घर जाना मुनासिब समझा था, ये बिल्कुल जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के साथ इसको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनके इस्तीफ़े को, क्योंकि दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हटा दिया गया था। बंदयाल साहब के जाने के बाद ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे। तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होना था, उनकी सरबराही में यह फैसला दिया गया था कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता। फिर जब उनको रास्ते से हटा लिया तो फिर एक नया बेंच तश्कील दिया गया, जिससे यह फैसला लिया गया। जस्टिस तारिक मसूद, जो अब रिटायर हो चुके हैं, एक बुरा नाम मैं ये कहूँगा इंसाफ के लिए, एक बदकिस्मत नाम इंसाफ के लिए, जस्टिस तारिक मसूद, जो बुरे नकूश छोड़ के गए हैं पाकिस्तान की जुडिशरी में, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में, रिटायर हो चुके हैं। लेकिन कौम उन्हें इसी तरह से याद करेगी कि उन्होंने इंसाफ का कत्ल करने में अपने हाथ और अपना कलम जो है वो फराहम किया। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा सा फैसला दे डाला। उन्होंने कहा कि ये फैसला बाद में करेंगे कि सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई हो सकते हैं कि नहीं। फ़िलहाल मिलिट्री वाले ट्रायल कंप्लीट कर लें, सज़ाएं ना सुनाएं, ट्रायल अपना जारी रखें। यही फैसला चाहिए था इस्टेब्लिशमेंट को, चौधरी निज़ामुद्दीन को यह फैसला करवा लिया गया था। जस्टिस तारिक मसूद ने अपना कंधा दिया था, उन्होंने माजरत के साथ ये गंदा काम करने की हामी भरी थी, और उसके बाद से ये तमाम 103 या 105 लोग जो हैं वो इस टाइम फंसे हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने, और उनके ट्रायल जो हैं ज़्यादातर के मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बेंच बनाया है। बेंच की तश्कील आपके सामने रखते हैं। उसमें जो 6 रुकनी बेंच है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में है। उसके अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत खान इस बेंच में शामिल हैं। तमाम नाम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल और उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको कोई नाम इस बेंच के अंदर नज़र नहीं आ रहा। बेंच की फॉर्मेशन से वाज़े पता चल रहा है कि पीर वाले दिन क्या फ़ैसला होना है। हम इस पर तज्जिया दे सकते हैं अपना, और हमारा तज्जिया ये है कि ये बेंच मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ करेगा। खिलाफ कानून फ़ैसला देगा ये बेंच, क्योंकि इसकी जो तश्कील है उसी से पता चल रहा है कि ये बेंच क्या करने जा रहा है। तो हमारा तज्जिया ये है, इस टाइम खबर नहीं है हमारे पास, लेकिन तज्जिया है बेंच की फॉर्मेशन देख के कि एक तो काजी साहब ऐसे उड़े हैं जैसे मंडेर से कौवा उड़ता है, इस बेंच में वो शामिल नहीं हुए, और अब खिलाफ कानून, खिलाफ आइन इन 103 या 105 लोगों की किस्मत का आइन और इंसाफ के ख़िलाफ़ जाके फ़ैसला किया जाएगा और इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के रहमो करम के ऊपर छोड़ा जाएगा। और ये जजेस अपने हाथ से ये फ़ैसला करते हुए ये लिखेंगे कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो सिविलियंस के मामलात भी अब नहीं चला सकती,
और इसलिए उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाए। तो फिर सवाल पूछा जाना चाहिए इन तमाम जजेस को बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फिर आप अदालत बंद क्यों नहीं कर देते माजरत के साथ। अगर आप लोग ये खुद मान रहे हैं कि फौजदारी के मुकदमात के ट्रायल आप नहीं कर सकते, वो मिलिट्री कर ले, तो फिर आप ये दुकान सारी हमने सजाई क्यों है, ये खोल के क्यों बैठे हैं? आपको इतनी महंगी तनख्वाहें और मराद कौम दे क्यों रही है? अगर आप इंसाफ मान रहे हैं कि हम इंसाफ नहीं फराम कर सकते, इसलिए इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में जाने चाहिए, वहाँ बेहतर इंसाफ होगा, नंबर वन। दूसरी बात आपसे मेरा सवाल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो आपसे रिलेटेड मामला देखती है, फिर उसको भी बंद करें, क्योंकि फिर बेहतर इंसाफ आपको ही तो मिलना चाहिए। गरीब के बच्चों को ही तो ये इंसाफ ना मिले ना, आपको और आपके बच्चों के मामला भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही डील होने चाहिए। क्यों ना कोई कोर कमांडर साहब बैठ के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही करते हुए आप लोगों के मामलात को भी देखें और आप लोगों के मामलात पर आपको भी सजाएं या जजाएं जो हैं वो तकवीज़ करे। कोई कोर कमांडर साहब बैठे, मिलिट्री कोर्ट लगे और उसके अंदर आप सब जजेस के मामलात भी देखे जाएं। मेरी अल्लाह मियाँ से दुआ है कि ये जजेस जिन्होंने पीर वाले दिन, मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने पीर वाले दिन इंसाफ का कत्ल करना है, इन जजेस को भी और इनकी आने वाली नस्लों को भी कहीं ना कहीं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाए और फिर इनको पता चले कि इसमें आम आदमी से जब इंसाफ की फराहमी को रोका जाता है तो उसके क्या इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं। अब आपको ले चलते हैं अडयाला जेल, जहां से इमरान खान साहब ने 23 मार्च के सिलसिले में एक पैगाम कौम को भेजा है। उन्होंने जो पैगाम कौम को भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी सूरत कौम जो है वो दस्तूर की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। हमारे अजदाद पाकिस्तान बनाने वालों का जो ख्वाब था कि पाकिस्तान के अंदर दस्तूर की, कानून की बालादस्ती होगी, उसके लिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान ने 23 मार्च के हवाले से यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद भी दी और उन्होंने ये अहद दोबारा दोहराया कि वो किसी सूरत ग़ुलामी को कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत कोई ऐसा मुआहदा, कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिसमें ग़ुलामी कबूल करनी पड़े। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि किसी सूरत कोई डील नहीं करूँगा और ना ही मुल्क छोड़ कर जाऊँगा। यौम पाकिस्तान पर उन्होंने आपके नाम पैगाम दिया और यह भी कहा कि 8 फरवरी वाले मैंडेट का जब तक हिसाब नहीं हो जाएगा कोई और बात, कोई और डिस्कशन नहीं होगी। आप सबको उन्होंने मुबारकबाद भी दी है यौम पाकिस्तान की और तजदीद अहद किया है कि ना ग़ुलामी कबूल की जाएगी, ना दस्तूर की जो हुक्मरानी है उससे पीछे हटा जाएगा। दस्तूर और आइन की हुक्मरानी के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी जाएगी। ये इमरान खान ने आपके नाम पैगाम भेजा है अडयाला जेल से। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो खबर है जी जो नए नवेले वज़ीर ख़जाना लाए गए थे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। याद कीजिए हमने शुरू में ही बताया था कि ये फ़ेल हो जाएंगे, ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। चौधरी निज़ामुद्दीन ने जिस चूं चूं के मरबे के अंदर इनको लाया है, फेलियर इनके माथे पे लिखा है। औरंगज़ेब साहब एक प्रोफेशनल आदमी थे, अच्छी जगह पे काम कर रहे थे, अच्छी शोहरत थी, लेकिन कोई भी शख्स जो इस फॉर्म 47 की बनी हुई जाली फाशिस्ट हुकूमत में जो जुल्म, खून और सिस्कियों के ऊपर बिल्ड हुई है उसमें कोई भी ओहदा लेगा और कोई भी खिदमात पेश करेगा तो वो असल में रॉन्ग नंबर होगा। वो अच्छा इंसान हो सकता है प्रोफेशनली, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं लालच, 2 नंबरी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो इस हुकूमत को कबूल करेगा और फिर उसका अंजाम भी वही होगा जो 2 नंबर लोगों का होता है। औरंगज़ेब साहब का शुरू हो गया है वो अंजाम। औरंगज़ेब साहब के पर काट दिए शहबाज शरीफ ने। 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज़, बल्कि 3 से ज़्यादा, लेकिन 3 का आपके सामने जिक्र करते हैं, जिनको अमूमी तौर पर वज़ीर ख़जाना हेड करता है और सारी फैसला साजी ख़जाना के बारे में वही होती है। एक तो जो ECC होती है, उस कमेटी के अंदर जो सारे फाइनेंशियल बड़े डिसीजन किए जाते हैं उसकी सरबराही से औरंगज़ेब साहब को हटाकर शहबाज शरीफ ने अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की, जिसमें तमाम बड़े इदारों की प्राइवेटाइजेशन के फैसले होने हैं, वहाँ पर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को वहाँ पर बिठा दिया। माल पानी वहाँ भी बनना है, आपको पता है, वहाँ से भी औरंगज़ेब साहब को कट करवा दिया है। और तीसरी जो सरमायाकारी के बड़े फैसले होने हैं, CPEC और दूसरे रिलेटेड, वहाँ पर अपना जाली प्रोफेसर एहसन इकबाल को वो जिम्मेदारी दे दी है। औरंगज़ेब साहब को वहाँ से भी कट कर दिया है। औरंगज़ेब साहब का फेलियर उनके माथे पे लिखा हुआ है, हमने आपको बता दिया था। और मेरे ख्याल में उनका फेलियर आज से, वैसे तो पहले दिन से ही शुरू है, लेकिन आज से ऑफिशियली शुरू हो गया जो कुछ शहबाज शरीफ ने उनके साथ कर दिया है।
इसी से जुड़ी दूसरी खबर है, वो है वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो मैं आपको पिछले वीलॉग में एक अपनी तरफ से ब्रेकिंग एनालिसिस दे चुका हूं कि आने वाले दिनों में उन्हें शहबाज शरीफ को हटा के वज़ीर आज़म बनाने की बातें अभी से चौधरी निज़ामुद्दीन लोगों से करना शुरू हो गए हैं, राय पूछना शुरू हो गए हैं, और मोहसिन नकवी साहब भी अंगड़ाइयाँ लेना शुरू हो गए हैं कि आने वाले वक्त में मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूंगा। बहरहाल इस वक्त उनका मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ फड्डा हो गया है, फड्डा हुआ है चेयरमैन CDA जो बड़े माल पानी वाली जगह है, और चीफ कमिश्नर फैसलाबाद जो इस्लामाबाद होते हैं वही चेयरमैन CDA लगते हैं असल में। तो उन दोनों की जो पोजीशन है, दोनों पोजीशंस के लिए जिसको वो प्रपोज़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ, उसके शायद वो रंधावा साहब को प्रपोज़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ, और वो किसी कैप्टन साहब लेफ्टिनेंट साहब को प्रपोज़ कर रहे हैं। ये फड्डा पड़ा हुआ है दोनों का कि किसको लगाना है। और उसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी अपने साथ अपना पेटी भाई IG पंजाब उस्मान अनवर को वो सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर लाना चाह रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने 3 सेक्रेटरीज़ के नाम दिए हुए हैं सेक्रेटरी खारजा लगाने के लिए। ये आसिफ बशीर चौधरी की स्टोरी है, हमारी स्टोरी नहीं है, क्रेडिट आसिफ बशीर चौधरी का है स्टोरी के ऊपर, लेकिन ये हम पहले से आपको बता चुके हैं, ये हमारी स्टोरी है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं और उनको ख्वाब दिखाए जा चुके हैं। तो 2 वज़ीर, एक ख़जाना का उसके पर उतर दिए गए, और एक दाखिला का वज़ीर, वो मुझे लगता है वो शहबाज शरीफ के पर उतर देगा, और आंखों में आंखें डाले वो एक दूसरे को देख रहे हैं और अपनी अपनी जो है वो तैनाती करवा रहे हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने राब्ता कर लिया है कि जी अब इसका क्या किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो हम रखेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की। उन्होंने बहुत सख्त किस्म की तकरीर की है, और उस तकरीर को पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर उस पर तज्जिया करते हैं, क्योंकि सीधा तज्जिया करेंगे तो सीधा गुस्सा सारे का सारा हम पे आएगा। डिवाइड कर लेते हैं, कुछ हम पे आ जाए, कुछ मौलवी फजल रहमान पे आ जाए। पहले सुन लें। मैं दावे से कहता हूं कि इस इलेक्शन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शर्म आनी चाहिए लोग। वर्दियां इज्जत नहीं दिया करती, वर्दियों के अंदर किरदार इज्जत अदा करता है। बहुत अच्छा। बैरूनी दुश्मन तो दूर की बात, हम तो 20 साल से मुल्क के अंदर की दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जंग को देख रहे हैं। दहशतगर्दी बढ़ रही है और अस्करियत पसंदी बढ़ रही है, और पता नहीं ये क्या खेल खेल रहे हैं। मैं वाज़ेह ऐलान करता हूं कि मैं दिफाई कुव्वत पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। जब मेरी दिफाई कुव्वत सियासी कुव्वत बन गई है तो फिर सियासी कुव्वत पर तनकीद करना मेरा हक। आपने सुन लिया कि वो क्या शर्म दिला रहे हैं और किसको दिला रहे हैं। जी हाँ, चौधरी निज़ामुद्दीन को दिलवा रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इससे ज़्यादा धांधली और कहीं नहीं की, उनको शर्म आनी चाहिए। सीधा कह रहे हैं कि इज़्ज़त वर्दी की नहीं होती, अमाल की होती है। सीधा कह रहे हैं कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, दिफाई रोल के, फ़ौज के दिफाई रोल के हम ख़िलाफ़ नहीं, ना तनकीद करते हैं, लेकिन जब वो सियासत में आएंगे तो फिर मैं एक सियासतदान हूँ, मैं तनकीद भी करूँगा और सब कुछ करूँगा। फजल रहमान साहब सीधा टकरा रहे हैं, सीधा वो तनकीद कर रहे हैं, और वजूहात सामने हैं। उनसे वादे कुछ और किए गए थे और फिर वो वफा ना किए गए, और उन्हें वो सब कुछ ना दिया गया जिसका उनसे सौदा किया गया था। और जो सौदा करके इमरान खान की हुकूमत गिरवाई गई थी और उसमें मौलवी फजल रहमान को इस्तेमाल किया गया था, अब वो कुछ नहीं दिया गया। तो मौलवी साहब अब सीधे हो रहे हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब कम्युनिकेट की हैं कि ये किसने किया है और कैसे किया है। अच्छा जी, अगली ख़बर जो आपके सामने रखते हैं वो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से और इमरान खान से इतना ज़्यादा नून लीग वाले डरे हैं। जी हाँ, इन दोनों चीज़ों से इतना ज़्यादा डर लगा है कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें से नून लीग के बड़े बड़े स्टालवर्ट्स भाग गए हैं। जी हाँ, वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, पार्टी चाहती है कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने किसी सूरत इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ना ज़िमनी इलेक्शन। ख्वाजा साद रफ़ीक भी फ़रार हो रहे हैं, उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह भी फ़रार चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जावेद लतीफ़ भी फ़रार चाहते हैं, उसके साथ साथ जितने भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो नून लीग की तरफ से राना मशहूद हों या दूसरे, वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो फ़रार चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका अंजाम क्या होना है।
8 फरवरी को देखने के बाद और इमरान खान की तस्वीर देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। अभी तक का फैसला ये है। क़यादत प्रेशर डाल के मजबूर करके चेंज करवा ले तो अलग बात है, लेकिन इनके मेन स्टालवर्ट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। और उसकी वजह मैंने आपके सामने रख दी है कि उसकी वजह यही है कि इनको पता चल गया है कि इनके साथ मामलात होने क्या वाले हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे वो है कि नवाज शरीफ को, ये नजम सेठी साहब की खबर है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को ये पैगाम दे दिया गया है कि आप हुकूमत के किसी काम मामले के अंदर इंटरफेरेंस ना करें। जी हाँ, उनको ये पैगाम दिया गया है कि आप, हुकूमत हमारी है, हमने चलानी है। जी हाँ, चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये उनको पैगाम दिया है कि हुकूमत हम लेके आए हैं और हमने चलाना है और हमने चलानी है शहबाज शरीफ के थ्रू, तो आप इसमें उंगलियां नहीं मारें, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करें। ये नवाज शरीफ साहब को शटअप कॉल दी गई है और उन्हें ये मशवरा दिया गया है। अब देखते हैं इसके ऊपर नवाज शरीफ क्या करते हैं। मुल्क, नजम सेठी साहब के मुताबिक तो वो मुल्क छोड़ रहे हैं। जो पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, एंड ऑफ जो रमज़ान है उसके एंड पर वो सऊदी अरेबिया चले जाएंगे और वहाँ से वो चले जाएंगे बरतानिया अपना इलाज करवाने के लिए। हमने भी आपको उस टाइम तो खबर यही दी थी, अभी तक की खबर यही है। लग रहा है कि ये जो उनको हश किया गया है, उनको शटअप कॉल दी गई है चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से कि आप अपनी हदूद में रहें। इसके बाद नवाज शरीफ का मुल्क छोड़ना ही बनता है, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बनता। अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर जो आपके सामने रखनी वो राणा सनाउल्लाह साहब की है। उन्होंने, राणा सनाउल्लाह ने एक और घटिया स्टेटमेंट दी और ये कहा है कि इमरान खान का वजूद, जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान का वजूद जब तक ख़त्म नहीं किया जाता तब तक मसला हल नहीं होगा। क्या कहा है, सुनिए ज़रा। देखें, प्रॉब्लम तो जब तक बानी पीटीआई हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। तो बानी पीटीआई तो नाना साहब अपना सियासत में है, ना मंजर आम पर है, ना उनकी तस्वीर आती है। नहीं 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 नहीं, ही इज देयर और उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। आपने सुना कि राणा सनाउल्लाह किस तरीके से अब इमरान खान के कत्ल का मुतालबा कर रहे हैं। जी हाँ, अब ये कत्ल के मुतालबे से कम कुछ नहीं है जो राणा सनाउल्लाह ने कहा है। वो सीधा सीधा मुतालबा है इस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान खान के वजूद को ख़त्म किया जाए। जो टीवी होस्ट थी उन्होंने कहा कि इमरान खान तो जेल में हैं, अब उनका नाम भी कहीं नहीं लिया जाता, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नाअहल हो गए हैं, जेल के अंदर बंद हैं, 200 मुकदमात हैं, उनकी तस्वीर और उनका नाम टीवी पे नहीं चल सकता, तो अब आपको क्या मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मसला है जब तक उसका वजूद बाकी है, उसका वजूद जब तक ख़त्म नहीं किया जाता मसला हल नहीं होगा। मतलब इनका मसला हल नहीं होगा जब तक इमरान खान को कत्ल नहीं किया जाएगा, इमरान खान के वजूद को नहीं हटाया जाएगा। इससे ज़्यादा क्लियर वर्ड्स के अंदर जो राणा सनाउल्लाह हैं वो कोई डिमांड इस्टेब्लिशमेंट से नहीं कर सकते थे इमरान खान के कत्ल की, और अब इस्टेब्लिशमेंट से क्लियरली उन्होंने डिमांड की है। हमारी डिमांड कोर कमेटी में पहले भी ये बात हो चुकी है, मैं दोबारा भी आज ट्वीट भी किया है, कोर कमेटी में भी सारे मेंबरान आज ये दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, क्योंकि पंजाब में तो इनके खिलाफ मुकदमा होगा नहीं, वहाँ पर तो डाकू रानी की हुकूमत है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए कत्ल की धमकियों की, और इसकी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले इन्होंने ये धमकियां दी थी और इमरान खान के ऊपर फिर कत्ल के वाक़यात, आपको पता है कि इक़दाम कत्ल के वो तमाम वाक़यात हुए थे, एफर्ट्स हुई थी उनको कत्ल करने की, और ये दोबारा से राणा सनाउल्लाह जो हैं वही चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फ़ैसला दिया था और जिसमें जस्टिस शौकत सदीकी, उनको जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हटाया था, उनका उस हटाने को उन्होंने गलत करार देकर उनको रिटायर्ड जज के तौर पर कहा कि उनको रिटायरमेंट विद ऑल हिज ऑनर्स, रिटायरमेंट्स, पर्क्स, प्रिविलेजेस के साथ उन्हें एक रिटायर्ड जज के तौर पर कंसिडर किया जाए। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत का अब फैसला है। उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को के फैसले को उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया, लेकिन इसमें एक डंडी मारी है। इसमें कहीं पर भी जो मुतालबात थे असल में शौकत सदीकी के, उनके ऊपर कहीं पर भी इन्वेस्टिगेट या फैसला उन पर बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है, कहीं पर फैसला नहीं बोला। बस उन्होंने कहा था, और कहा क्या था, रिकॉर्ड पर है कि जनरल बाजवा ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर उन्होंने कहा था कि मुझे मिलिट्री के लोगों ने आकर प्रेशराइज़ किया था कि मैं ये फ़ैसले करूँ और ये ना करूँ, मुझे बेंचों से हटाया गया था, मेरे खिलाफ सारा काम उन्होंने किया था। तो समझ से बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ही उन मामलात को इन्वेस्टिगेट करवाया, ना ही उनके ऊपर कोई रायज़नी की, और सिर्फ शौकत सदीकी साहब
जो जस्टिस थे उनको बाइज़्ज़त रिटायर होने का फ़ैसला दिया है। और अगर पिछला फ़ैसला गलत था और शौकत सिद्दीकी साहब को हटाना गलत था और इसलिए आपने उसको करेक्ट किया, तो इसका मतलब तब गलत हुआ था। तो गलत होने का तो आपने बता दिया काजी साहब, किसने गलत किया था वहाँ आपके पर जलते हैं, आप उस तरफ नहीं गए। तो आपने खुद ही कहा था कि इफ़ यू कैन नॉट हैंडल द हीट तो आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। तो हुजूर इफ़ आप अगर ये हीट हैंडल नहीं कर सकते तो माज़रत के साथ आप चीफ़ जस्टिस हैं, ये ऑक्सीजन तो नहीं है अगर आप हटेंगे। कितने पहले चीफ़ जस्टिस थे, आपने रिटायर भी तो सर होना है ना थोड़े महीनों के अंदर, उसके बाद भी इंशाल्लाह आप खुश खुरम ज़िंदा रहेंगे। तो अभी क्यों नहीं साइड पे हों, किसी और को आने दें जो कम अज़ कम इंसाफ का फिर पूरा फ़ैसला तो कर सके। यही काम आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला आपने किया, इसमें बेंच की जो फॉर्मेशन है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसलिए मेहरबानी कीजिए और फैसला कीजिए ताकि सबको पता चले कि सच क्या था और गलत क्या था। ये जो आप लेगेसी अपनी बिल्ड कर रहे हैं तो इसका तो फिर आपको पब्लिक इंटरेक्शन बहुत मुश्किल होगा। पब्लिक के सामने तो आपकी बड़ी हजीमत हुआ करेगी हमेशा जब आप पब्लिक में आया करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारा आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो इमरान खान के खाते में जो 36 लाख रुपए का इन्होंने खाना डाला है सिर्फ 6 महीने के अंदर के इमरान खान 36 लाख रुपए की दाल और रोटी खा गए हैं। उसकी पूरी तफसील हमने पंजाबी वीलॉग में रखी है, डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं जेल के सारे, कि असल में जेल में उनको क्या दिया जाता है और ये करप्शन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी सारी तफसील रखी है आज के पंजाबी वीलॉग में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।